की ओर। यह पाठ एक यात्रा वृतांत है जिसमें लेखक राहुल सांस्कृत्यायन ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का एक महत्वपूर्ण अंश प्रस्तुत किया है। सन 1929-30 में लेखक नेपाल के रास्ते तिब्बत गए थे। उस समय चीन और भारत में सीमा विवाद चल रहा था, जिसके कारण भारतीयों को तिब्बत जाना वर्जित था। लेखक को वहां पहुंचने के लिए भिखारी का छद्म वेश धारण करना पड़ा था। इस यात्रा वृतांत में उन्होंने तिब्बती समाज के बारे में जानकारी तो दी ही है, साथ ही राजधानी लहासा की ओर जाने वाले खतरनाक रास्तों का बखान बहुत ही रोमांचकारी ढंग से किया है। अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन करते हुए लेखक बताते हैं कि उन्होंने अपनी तिब्बत यात्रा नेपाल तिब्बत के मार्ग से की थी। उसी रास्ते से हिंदुस्तानी वस्तुएं भी तिब्बत जाया करती थी। यह एक व्यापारिक तथा सैनिक रास्ता था। सारे रास्ते में पुराने किले थे जहां चीनी फौजें डेरा डाले हुए रहती थी। लेखक बताते हैं कि उस समय तिब्बत में रूढ़िवादिता का कोई स्थान नहीं था। वहाँ जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं नहीं हैं। लोग अपने घरों को खुला रखते हैं। यहाँ कुछ किलों में किसानों ने अपना डेरा जमा लिया था। लेखक ऐसे ही परित्यक्त किले के पास चाय पीने के लिए रुके थे। इस परित्यक्त चीनी किले से चाय पीकर जब लेखक चलने लगे तो राहदारी मांगने वाले व्यक्ति को दोनों चिटें दे दी। वहाँ के लोग बहुत मददगार होते हैं। लेखक की मुलाकात मंगोल के एक भिक्षु सुमति से होती है, जिसे वहाँ के रास्तों का अच्छा ज्ञान था। जबकि लेखक भिखारी के भेष में थे, फिर भी उन्हें ठहरने की अच्छी और सुलभ जगह मिल गई थी। जबकि 5 वर्ष के बाद जब वे एक सभ्य यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर इसी रास्ते से आए तो किसी ने उनको रहने के लिए जगह भी नहीं दी। लेखक आगे बताते हैं कि तिब्बत की सबसे अधिक ऊंचाई वाली जगह थोंगला को पार करना था, जो ऊंचाई के साथ साथ खतरनाक भी थी। थोंगला की कुल ऊंचाई 16 से 17 हजार फीट थी। दूर दूर तक कोई गांव नहीं था। इस उजाड़ सी जगह में डाकू आराम से आवास कर सकते थे। इतनी खतरनाक जगह पर यदि कोई मर जाता है तो उसे कोई चिंता नहीं करता। यहाँ डाकू किसी का सामान लूटने से पहले उसे जान से मार देते हैं। यहाँ हथियार रखने के लिए किसी कानून की आज्ञा नहीं लेनी पड़ती, इसलिए यहाँ के लोग बंदूक और पिस्तौल सरेआम लिए घूमते हैं। गांव पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि पिछले वर्ष वहां हत्या हुई थी और वे हत्या की चिंता नहीं करते, क्योंकि जहां भी तनाव दिखाई देता है वहीं से भीख मांगते हुए लेखक आगे बढ़ जाते हैं। पहाड़ की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ने के लिए वे घोड़े पर सवार हुए। एक स्थान पर उन्होंने चाय पी और दोपहर तक 17-18 फीट ऊंचे डांडे पर पहुंच गए। इतने ऊंचे चबूतरे से पहाड़ बिना बर्फ और हरियाली के नजर आ रहे थे। सबसे ऊंची जगह पर पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजे डांडे के देवता का स्थान था। उतरते समय लेखक का घोड़ा बहुत धीमे चल रहा था। लेखक ने उसको यह सोचकर मारना ठीक नहीं समझा कि वह थक चुका है। वह सबसे पीछे रह गया। लेखक के साथ उनके 2 साथी और चल रहे थे, लेकिन घोड़े के धीरे चलने के कारण वे सब बिछुड़ गए। जैसे ही लेखक आगे बढ़े, वहाँ 2 रास्ते निकले हुए थे। जिस रास्ते पर लेखक चलने लगे वह रास्ता ठीक नहीं था। लेखक समझ गया कि वह भटक चुका है, इसलिए लेखक वापस आए और दूसरे रास्ते अर्थात सही रास्ते से चल दिए। लगभग शाम तक वह गांव पहुँचे। वहाँ सुमति गुस्से से लाल होकर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। लेखक कहते हैं उन्होंने उसे बताया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। सुमति बहुत जल्द शांत हो गया। लंगकोर में वो अच्छी जगह पर ठहरे थे। वहाँ उन्हें चाय, सत्तू और रात में गरम गरम थुक्पा भी मिला।
लेखक के अनुसार वे एक ऐसे दुर्गम स्थान पर पहुंच गए जो पहाड़ों से घिरे टापू की तरह लग रहा था। मैदान के भीतर की पहाड़ी दिखाई दे रही थी। इस पहाड़ी को तिंगरी समाधि गिरी कहते हैं। गांव में सुमति के बहुत अधिक यजमान थे। वे यजमानों के यहाँ जाना चाहते थे और बोध गया से लाए गंडे खत्म होने पर किसी भी लाल कपड़े का गंडा बनाकर बांटना शुरू कर देते थे। लेखक ने उन्हें ऐसा करने से रोका। अगली सुबह उन्हें कोई भी सामान उठाने वाला नहीं मिला। तिब्बत की कड़ी धूप में 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चलने से उन्हें गर्मी लग रही थी। सुमति अपने एक यजमान से मिलना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने उसे शेखर विहार की ओर चलने को कहा। लेखक कहते हैं कि तिब्बत की जमीन जमींदारों में बटी है, जिसका ज़्यादा हिस्सा मठों के पास है। जमींदार स्वयं खेती कराते हैं। खेती की देखरेख के लिए भिक्षुक भेजे जाते हैं, जो राजा से कम नहीं होते। शेखर का मुखिया बड़ा ही सभ्य था। वे लेखक से बहुत प्यार से मिले। वहाँ एक सुंदर मंदिर था, जहाँ बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। वे मोटे कागज़ों पर लिखी हुई थी और हर पोथी का वजन 15-15 सेर के लगभग था। लेखक पुस्तकों को पढ़ने लगे और सुमति अपने यजमानों से मिलने के लिए चले गए। सुमति दोपहर बाद वापस आ गए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था, इसलिए लेखक और सुमति ने अपना अपना सामान उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कीजिए तथा आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।